अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सीजान जौहर है और आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ साक्षी महाराज जी की। जी हाँ, साक्षी महाराज जिनका एक बयान आया, उन्होंने अपने बयान में कहा है ओवैसी जी बीजेपी की मदद कर रहे हैं। अजीबो गरीब बयान है उनका ये। जब एक रिपोर्टर ने महाराज जी से सवाल किया, ओवैसी यूपी के एक दिन के दौरे पर आए हुए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? तो आइए उन्होंने क्या जवाब दिया, आप खुद ही इस वीडियो में देख लीजिए। ओवैसी जी जो आ गए हैं कल आजमगढ़ में, आज आजमगढ़ में कार्यक्रम कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। जैसा कि आपने देखा, महाराज जी इस वीडियो में कह रहे हैं कि भगवान उनको और ताकत दे यूपी में। जिस तरह से उन्होंने हमारी मदद बिहार में की है, इसी तरह से यूपी में करेंगे, इसके बाद पश्चिम बंगाल में करेंगे। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में काफ़ी हलचल सा मच गया है। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला जी का एक बयान आया, ओवैसी जी से गठजोड़ की सच्चाई सामने आ गई। उनके इस ट्वीट के तुरंत ही बाद आप सांसद संजय सिंह जी का भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उनका भी बयान आया। उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भदौरिया जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया इस गठजोड़ के बारे में योगी जी को क्लियर करना चाहिए। अब आप आइए इस बारे में बात करें, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी के बारे में बात करें। उससे पहले हम बात करेंगे साक्षी महाराज जी की। जब साक्षी महाराज जी ने ये बयान दिया है, उनके इस बयान में कितनी सच्चाई है, तो चलिए अब हम बात करते हैं साक्षी महाराज जी की। पहले हम जानते हैं कि साक्षी महाराज जी हैं कौन, पहले उनके बारे में जान लेते हैं, बाद में हम आगे भी बात करेंगे उनके इस बयान के बारे में। पहले हम ये जानते हैं कि उनके इस बयान में कितनी सच्चाई है और साक्षी महाराज जी हैं कौन। साक्षी महाराज, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हरि साक्षी है, पर उनको साक्षी महाराज जी के नाम से जाना जाता है। वो साक्षी महाराज जी के नाम से पॉपुलर हैं। उन्होंने अपने करियर की स्टार्ट एक साधु के तौर पे किया। उसके बाद उन्होंने 1990 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और वहाँ से 1991 में वो मथुरा से लोकसभा के सांसद चुन के आए भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे। उसके बाद वो 2 बार फर्रुखाबाद से भी सांसद चुने जा चुके हैं, लोकसभा के सांसद चुने जा चुके हैं बीजेपी के टिकट पर ही। पर 1999 में उन्हें टिकट नहीं दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और उन्होंने उसके बाद समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया। जब वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के लिए आए थे तो उन्होंने एक नारा दिया था, बाबा नहीं बवाल हूँ मैं, भाजपा का काल हूँ मैं। और जब समाजवादी पार्टी से वो दूरी बनाने लगे तो समाजवादी पार्टी पे इल्ज़ामों का बौछार लगा दिया। तो चलिए और कुछ बात करूं, इससे पहले मैं बताता हूं कि साक्षी महाराज जी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 1999 में आखिर टिकट क्यों नहीं दिया गया। जी हाँ, तो उनको बीजेपी की तरफ से 1999 में टिकट नहीं दिए जाने की वजह यह भी है, उनको टिकट अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पर नहीं दिया गया था, क्योंकि साक्षी महाराज जी का एक मर्डर में उस टाइम नाम आया था। एक भारतीय जनता पार्टी के फर्रुखाबाद से एमएलए थे जिनका नाम ब्राह्म दत्त द्विवेदी है, उनका मर्डर कर दिया गया था, उनको गोली मार दिया गया था, उनके साथ उनके गार्ड को भी। उस मर्डर में साक्षी महाराज जी का भी नाम आया था, पर बाद में उनको इसमें क्लीन चिट मिल गया, इसी वजह से उन्हें टिकट नहीं दिया गया था। भाई आगे जान लेते हैं, वो समाजवादी पार्टी की तरफ से 2000 में समाजवादी पार्टी की तरफ से वो 1999 का लोकसभा का चुनाव लड़ा फर्रुखाबाद से ही, पर वो वहाँ से हार गए। उसके बाद सन 2000 में एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की तरफ से उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया, पर 2002 आते आते उनका मुलायम सिंह यादव के साथ कुछ अच्छा रिश्ता नहीं रहा। उसके बाद वो बीजेपी पार्टी की तरफ से प्रचार करने लगे, जैसा कि वहाँ 2002 में विधानसभा का चुनाव हो रहा था यूपी में, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की तरफ से खुल करके प्रचार करने लगे। और 2005 में उनके ऊपर एक स्कैम में भी नाम आया था, एमपी लैंड स्कैम में उनका नाम आया था साक्षी महाराज जी का, और उन्हें राज्यसभा से निकाल दिया गया था। उसके बाद उन्होंने कल्याण सिंह की पार्टी भी ज्वाइन कर ली। 2007 में भी विधानसभा का चुनाव लड़ा, पर वो हार गए। 9 में लोकसभा का चुनाव भी उन्होंने लड़ा कल्याण सिंह की पार्टी की तरफ से, पर वो उसमें भी हार गए। उसके बाद फिर 2012 में वो रिटर्न बीजेपी में आ गए और उन्होंने मैनपुरी से 2012 का यूपी विधानसभा चुनाव लड़ा, पर उसमें भी वो हार गए, चौथे नंबर पर वो आए उसमें भी। उसके बाद 2014 में अमित शाह के रिकमेंडेशन पे उन्हें लोकसभा का टिकट दिया गया उन्नाव सीट से, और वो वहाँ से जीत करके कामयाब हो गए। और उसके बाद उन्हें 2019 में भी उसी सीट से टिकट दिया गया बीजेपी पार्टी की तरफ से, उसमें भी वो कामयाब हो गए। अच्छे वोट के तादाद से 7 लाख वोट उनको मिला और वो वहाँ से भी जीत करके आ गए। अब इन सब के बीच में उनके इस 30 साल के करियर में आइए उनके बारे में कुछ और जानते हैं। वो 5 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं और एक बार वो राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं, पर उनके ये 30 साल के पॉलिटिकल करियर में उन्होंने कभी भी ऐसा एक बयान नहीं दिया जिससे उनकी तारीफ हो। हमेशा वो विवादों में बने रहते हैं और वो ऐसा ही बयान देते हैं जिनसे उन सुर्खियों में बने रहें। महाराज जी के ऊपर 34 क्रिमिनल केस चल रहा है। महाराज जी के ऊपर 2 मर्डर चार्जेस है और 2 उनका रेप का भी केस है। उनके ऊपर 2 रेप केस भी है, 2 रेप के चार्जेस भी हैं।
तो आप आइए आप जानते हैं जो ब्राह्म दत्त द्विवेदी थे, उनका मर्डर 1997 में हुआ था। वो कल्याण सिंह सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर भी थे, और वो जब एक फंक्शन से आ रहे थे, उनको उनके कार में ही गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। उस केस में भी महाराज जी का नाम आया था, पर उसमें उनको क्लीन चिट दे दिया गया। सन 2000 में उनके ऊपर एक रेप का चार्जेस भी लगे एक औरत के द्वारा। उनको इसमें जेल भी जाना पड़ा, वो तिहाड़ जेल जा चुके हैं, 1 महीना उनको तिहाड़ जेल में रहना पड़ा, पर उसमें वो छूट गए। एक और उनके ऊपर रेप चार्जेस लगा था, जो कि उनके आश्रम में रहती। उस महिला का कहना था कि महाराज जी ने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया और उनके साथ कई बार रेप किया है, पर इसमें भी उनको क्लीन चिट मिल गया। जब ये केस कोर्ट में पहुंचा, एविडेंस पूरा क्लियर नहीं था, इस पर उनको छोड़ दिया गया। 2005 में एमपी लैंड स्कैम में भी उनका नाम आया। स्टार टीवी की तरफ से एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया था, उनमें इनको साफ देखा गया बात करते। 2013 में एक और मर्डर का चार्जेस साक्षी महाराज जी के ऊपर एफआईआर हुआ, जो कि एक सुजाता वर्मा नाम की महिला थी, उनका मर्डर कर दिया गया था 2013 में, और उनके बेटे के द्वारा एफआईआर में साक्षी महाराज जी का नाम दिया गया, और साथ में उनके 2 भतीजे और एक भाई का भी। उनको सीने में गोली मारा गया था। सुजाता वर्मा का जो कोई प्रॉपर्टी का लफड़ा था साक्षी महाराज जी के साथ, 2010 में उन्होंने कंप्लेन भी किया था, सिक्योरिटी मांगी थी, पर इस केस में भी उनको क्लीन चिट दे दिया गया, सबूत उनके खिलाफ नहीं मिला। 2013 मर्डर केस में भी, तो इसमें भी वो क्लीन चिट उनको मिल गया। पर जब से वो 2014 का इलेक्शन जीते हैं बीजेपी की तरफ से, जब से बीजेपी गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट सेंट्रल में आई है, तब से उन्होंने और अजीबोगरीब बयान देना चालू कर दिया है। वो पार्टी में बने रहने के लिए इस तरह का बयान देने लगे। उनके कई बयान अजीबोगरीब हैं। उनके बयानों को अगर आप देखें, एक नज़र डालें, तो आपको पता चलेगा कि साक्षी महाराज जी के किसी भी बात का कितना वैल्यू होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं उनके बारे में। उन्होंने बताया कि मदरसा में, साक्षी महाराज जी ने एक बयान दिया था कि मदरसा में लव जिहाद के बारे में सिखाया जाता है, आतंकवादी रहते हैं, उनको आतंकवाद के बारे में सिखाया जाता है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मदरसा में लव जिहाद के लिए इनाम के तौर पे पैसा दिया जाता है, रिवार्ड दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर एक मुसलमान लड़का अगर एक सिख लड़की से शादी करेगा तो उसको 11 लाख रुपया दिया जाता है मदरसे की तरफ से। उन्होंने कहा कि एक मुसलमान लड़का अगर एक हिंदू लड़की से लव जिहाद करके शादी करे तो उसको 10 लाख रुपया दिया जाता है। उनके हिसाब से अगर एक मुसलमान लड़का लव जिहाद करके शादी करे जैन लड़की से तो उसको 7 लाख रुपया दिया जाता है। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा मदरसा में 15 अगस्त को और 26 जनवरी को झंडा नहीं फहराया जाता है। तो मैं महाराज जी से ये पूछना चाहता हूँ, महाराज जी आरएसएस के हेडक्वार्टर में कब कब झंडा फहराया जाता है, और आज़ादी के बाद वहाँ झंडा क्यों नहीं फहराया जाता था, और लास्ट कब से वहाँ देश का झंडा फहराया जाने लगा? तो महाराज जी की माने तो महाराज जी के कहने के हिसाब से वो सच्चे मुसलमान हैं। उनका कहना है कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो सच्चे योगी थे। महाराज जी की अगर बात को देखा जाए तो उनके कहने का उन्होंने एक अपने भाषण में ये कहा था कि मुसलमान 4 बीवी और 40 बच्चे पैदा करते हैं। मुसलमान 4 बीवी रखते हैं और 40 बच्चे पैदा करते हैं। अब आप सोच लीजिए कि कौन मुसलमान ऐसा है जिसके 40 बच्चे हैं। मेरे जानने में तो कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। किसी आदमी को तो मैं नहीं जानता हूँ जिसकी 4 बीवी हो और 40 बच्चे हैं, मेरे जानने में नहीं है। उनके कहने के हिसाब से ये कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं चलेगा। मुसलमानों सुन लो, ये 4 बीवी और 40 बच्चे वाला कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में नहीं चलने वाला है। इस तरह के कई बेहुदे बयान स्वामी जी की तरफ से आ चुके हैं। महाराज जी की अगर माने तो हिंदू औरतों को कम से कम 4 बच्चा पैदा करना चाहिए हिंदू धर्म को बचाने के लिए। महाराज जी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था, हिंदू औरतों से रिक्वेस्ट किया था कि आप कम से कम 4 बच्चा पैदा कीजिए, नहीं तो इस देश में मुसलमानों का राज हो जाएगा। महाराज जी आपने शादी क्यों नहीं की? आपको शादी कर लेना चाहिए था महाराज जी, और आपको कम से कम 4 बच्चे क्या 10 बच्चे पैदा कर लेना चाहिए था। आप तो खुद शादी करेंगे नहीं और औरतों को आप नसीहत देंगे कि शादी करो, बच्चे पैदा करो। और इस बात का क्या मतलब है सर? आपके कहने के हिसाब से फिर इस देश में हिंदू अभी मुसलमानों पर राज कर रहे हैं। सर इस देश में कोई राजतंत्र नहीं है, कोई किसी पर राज नहीं कर रहा है। ये इंडिया को कोई राजा नहीं चला रहा सर, इस देश को कोई राजा नहीं चला रहा है। ये देश संविधान से चलता है और इस देश में हर नागरिक का बराबर हक है सर, सब लोग एक बराबर हैं। ना ही कोई किसी पे यहाँ राज कर रहा है और ना ही कोई किसी पे यहाँ राज करने वाला है सर। जब तक संविधान रहेगा तब तक तो कम से कम नहीं। और भी उनके कई बयान हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उनके बात को सीरियस लेने से पहले, उनके इस बात को वैसी को बीजेपी के सहयोगी बताने वाले बात को सीरियस लेने से पहले उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर एक बयान दिया था। उन्होंने बोला था नेपाल में जो अर्थक्वेक आया था 2015 में, वो राहुल गांधी के केदारनाथ जाने के वजह से वहाँ अर्थक्वेक आया था। अब आप सोच लीजिए कि किस तरह का ये बयान है। उनके कहने के हिसाब से राहुल गांधी बीफ खाते हैं और वो केदारनाथ चले गए, इसी वजह से नेपाल में अर्थक्वेक आ गया था। उन्होंने गोडसे को देशभक्त बताया है। गोडसे, जी हाँ, जिन्होंने
अपने गांधी जी की हत्या की, जिन्होंने बापू की हत्या की थी, उस गोडसे को उन्होंने गांधी जी की तरह ही देशभक्त बताया था। और उसके बाद वो यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कुलदीप सिंह सेंगर, जी हाँ, जिनके ऊपर रेप का चार्जेस था, एक पूरी परिवार को बर्बाद कर दिया, कुलदीप सिंह सेंगर जो कि बीजेपी के विधायक थे, उनके सपोर्ट में भी उन्होंने बयान दिया था। और साथ साथ उन्होंने राम रहीम के सपोर्ट में भी एक बयान दिया है। जी हाँ, डेरा सच्चा सौदा के जो आरोपी थे, जिनके ऊपर रेप के चार्जेस थे और उनको सज़ा दिया गया कोर्ट की तरफ से, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम साबित हुआ, उनके सपोर्ट में भी वो थे राम रहीम के। और उनका क्या कहना था राम रहीम के सपोर्ट में, आइए आप जान लेते हैं। उनसे जब रिपोर्टरों ने पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि एक महिला के आरोप लगाने के ऊपर कैसे हम मान लें कि वो आरोपी हैं, वो रेपिस्ट हैं, जबकि उनके करोड़ों करोड़ फॉलोवर हैं। उनके बारे में क्या, उनका क्या, वो क्या गलत बोल रहे हैं, वो क्या गलत ऐसे ही गलत आदमी को फॉलो कर रहे हैं। इस वीडियो में जो भी बात बताई गई है वो सारी बात सच है, क्योंकि ये जो भी बात मैं बता रहा हूँ ये न्यूज़ चैनल के द्वारा छापा गया, पेपरों के द्वारा छापा गया बात है। उस चीज़ को देख के मैंने ये वीडियो बनाया है और इसके साथ में जो भी बात मैं बताया हूँ उसका एक पेपर कटिंग न्यूज़ चैनल द्वारा जो छापा गया था, उस पेपर कटिंग को भी साथ साथ लगा दे रहा हूँ, ताकि आप देख के समझ सकें कि इस वीडियो में कोई भी झूठ बात नहीं बोला गया, ये सारा वीडियो सच्चाई के ऊपर आधारित है। इस वीडियो बनाने का मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, ना ही किसी पब्लिक को, ना ही किसी आदमी को, ना ही स्वामी जी के भावनाओं को आहत करने का मेरा कोई इरादा है। पर इस वीडियो के द्वारा मैं लोगों को सिर्फ सच्चाई बताना चाहता हूँ, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ना कि मेरा स्वामी जी से कोई पर्सनली दुश्मनी है, और मैं उनका काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। ऐसा नहीं कि बुरे इंसान हैं, बुराई के साथ साथ उनमें कुछ अच्छाई भी है। एजुकेशन के लेके भी वो काम कर रहे हैं, कई आश्रम है उनका, कई कॉलेज चलाते हैं वो, कई स्कूल है, तो इस लिहाज से वो अच्छे भी हैं और वो पढ़े लिखे इंसान हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं। उन्होंने PhD की है संस्कृत से, वो MA किए हुए हैं, तो कुल मिला कर देखा जाए तो वो बीजेपी के एक पढ़े लिखे सांसद में गिने जाते हैं। तो उनके लिए मेरे दिल में कोई बुराई नहीं है, बस उनके बयानों से तकलीफ़ हो जाता है। और जो बात सच्चाई था वो मैंने लोगों तक को बताया है इस वीडियो के द्वारा। इससे इसका ये मतलब नहीं निकलता है कि मैं स्वामी जी का विरोध कर रहा हूँ, ये सच्चाई है और सच्चाई लोगों तक पहुँचना चाहिए। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना ही मेरा मकसद। चलिए, आपने बाबा जी के बारे में तो अच्छे से जान लिया होगा, अब हम बात करते हैं कांग्रेस के बारे में और आम आदमी पार्टी के बारे में, समाजवादी पार्टी के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के बारे में। आम आदमी पार्टी जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके योगी जी से सवाल पूछ रहे हैं कि बताइए MIM यूपी में 1 है या 2 है, आप लोग एक साथ क्यों नहीं आ जाते हैं, एक साथ सभाएं क्यों नहीं कर लेते हैं। अब आम आदमी पार्टी से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि सर, ओवैसी जी के यूपी में जाने से आपको क्या प्रॉब्लम है, उनके यूपी में चुनाव लड़ने से आपको क्या प्रॉब्लम है। आप भी तो यूपी में चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, तो आप किसका वोट लेना चाहते हैं यूपी में, आपको किसका वोट चाहिए, आपको डर किस बात से। सब पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, हर जगह पर एक पार्टी को, हर पार्टी के द्वारा एक पार्टी को टारगेट करना, एक आदमी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना कि ये आदमी बीजेपी का B टीम है, ये आदमी बीजेपी के लिए काम कर रहा है। सर, कांग्रेस के और आप लोगों के विधायक बिक जाते हैं बीजेपी के हाथों, तो उनके बारे में क्या कहेंगे सर। आपके पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, वो सभी जाति का वोट लेते हैं, बाद में वो बीजेपी में चल जाते हैं। और आप भी तो यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं सर, आप भी मत लड़िए फिर, अगर आपको वैसी के लड़ने से वहाँ प्रॉब्लम है तो। सब पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है सर, जैसे जितना आपको अधिकार है उतना ही दूसरे पार्टी को भी अधिकार है। ये इल्ज़ाम लगते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, राजनीति में ये सब चलता रहता है सर, पर आप अच्छी तरह से जान के भी मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, यूपी की जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं ओवैसी और बीजेपी का गठबंधन के बारे में बात करके, जबकि आपको सच्चाई अच्छी तरह से पता है। आपके अरविंद केजरीवाल ने भी एक बार बोला था कि अमित शाह से ओवैसी जी की मुलाकात हुई है, पर उनसे सबूत मांगने पर आज तक उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया इस बारे में। और आप भी आज ये बात कर रहे हैं कि गठबंधन है, ऐसा कुछ नहीं है सर, ये कोई अंदरूनी यहाँ गठबंधन नहीं है, आपको पता है, बस आप इसी तरह से बात करके लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। अब समाजवादी पार्टी की भी बात करता हूँ। समाजवादी पार्टी के भदौरिया जी भी, जो एक कुर्ता ही पहनते हैं, दूसरा कुर्ता उनके पास है नहीं, वो भी एकदम से आक्रामक अंदाज में आ गए ओवैसी के ऊपर आक्रमण करने के लिए कि आप बता दीजिए कि आप लोग का अंदर अंदर क्या चल रहा है। आप लोग दिखाते हैं ऊपर से, पर अंदर से एक है। सर जी, आपके पार्टी के आज़म खान, जो कि आपके पार्टी के नेता हैं, वो जेल में बंद हैं, उनके बेटे, उनके पूरे परिवार को जेल में बंद कर दिया गया था। आपके पार्टी ने उस पर क्या किया। आप लोगों को जैसे ही खबर मिला कि ओवैसी जी आज़म खान से मिलने वाले हैं, तो कांग्रेस की तरफ से इमरान प्रताप गिरी को तुरंत भेज दिया गया, वो मुशायरे वाले को। और अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोल दिया कि हम आज़म खान के साथ हैं। इससे पहले सर आप लोग कहाँ थे। आपको सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए सर, आप मुसलमानों को राजनीति में हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं, आप मुसलमानों के साथ पावर शेयर नहीं करना चाहते हैं, आप बराबरी से टिकट नहीं देना चाहते हैं किसी भी पार्टी को। आप लोग सेकुलरिज्म के नाम पे मुसलमानों से वोट तो चाहते हैं सर, पर आप राजनीति में हिस्सेदारी मुसलमानों को नहीं देना चाहते हैं सर। ऐसा क्यों है सर।
आज जो मुसलमान ओवैसी की तरफ जा रहा है, इसकी क्या वजह है सर? पहले तो सब लोग आपको वोट दिया करते थे, हर सेकुलर पार्टी को मुसलमानों का वोट मिलता था, चाहे वो आरजेडी हो, जेडीयू हो, चाहे ममता बनर्जी की टीएमसी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सब ने मुसलमानों का वोट लिया है सेकुलरिज्म के नाम पे, पर उनको बराबरी नहीं दिया है कभी सर, उनको अपने बराबर में नहीं बिठाया है, उनको राजनीति में हिस्सेदारी कभी नहीं दी है, उनके साथ पावर शेयर कभी नहीं किया है, आपने मुसलमानों का काम नहीं किया सर, वोट लेने के लिए आगे आ जाते हैं। समाजवादी चीफ अखिलेश यादव को मैं ये बताना चाहता हूँ कि सर आपके जो अपने कोर वोटर थे यादव, वो आपको छोड़ चुके हैं, अब वो आप लोग को वोट नहीं देते हैं, आपकी पार्टी को वोट नहीं देते हैं। समाजवादी पार्टी के जो कोर वोटर थे यादव, वो अब समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देते हैं, वो अब बीजेपी को वोट देते हैं। आरजेडी के जो कोर वोटर थे यादव, वो लोग अब आरजेडी को वोट नहीं देते हैं। आपको मुसलमानों का तो पूरा वोट मिल जाता है, पर आपको अपने बिरादरी का वोट नहीं मिलता है। और वो लोग खुल करके बोलते हैं, कई मेरे यादव दोस्त हैं जो खुल करके ये बोलते हैं कि हम अखिलेश यादव को वोट नहीं देंगे, हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, अखिलेश यादव की सरकार में कोई काम नहीं किया गया। आरजेडी के बारे में भी इसी तरह का राय है कई मेरे यादव दोस्त के बारे से, जिसको मैं जानता हूँ, कई मेरे यादव दोस्त को, वो साफ बोलता है कि हम आरजेडी को क्यों वोट देंगे, हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। आरजेडी कोई काम नहीं करती है, वो तो चोर की पार्टी है, उनके बाप चोर थे, तेजस्वी यादव के बाप चोर थे, इस तरह का बात तो आपके अपने लोग कहते हैं सर। खैर ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में बयानबाजी चलती रहती है और इसी तरह से आगे भी चलती रहेगी। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है, अगर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त लेता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, हिंदुस्तान जिंदाबाद।